हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। ठीक है, ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपके जो सिलेबस में है। एक्सरसाइज 3 है शायद, और इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आज से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आज की वीडियो में हम बस इसके थ्योरी को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन पर आएंगे। तो चलिए हम इसके थ्योरी को समझते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखा है दो चर। दो चर कहने का मतलब क्या होता है कि चर किसे कहते हैं। आपको हमने बताया था बहुपद के जो बेसिक जो हमने बता रहा था बहुपद में, तो उसमें हमने आपको बताया था कि चर क्या होता है। चर एक ऐसी संख्या है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे एक्स वाई जेड, मतलब किसी भी संख्या के साथ अगर हम एक्स वाई जेड या कोई भी लेटर लगा देते हैं तो वो चर हो जाता है। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जैसे हमने आपको बहुपद में बताया था रैखिक बहुपद, शून्य बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तो उसमें एक रैखिक बहुपद भी था। तो रैखिक बहुपद हम किसे कहते हैं? वैसे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते थे। तो इसमें हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक कहने का मतलब कि जो मेरा समीकरण में चर होगा एक्स वाई जेड या कुछ भी होगा, तो उसका जो अधिकतम घात होगा वो क्या होगा? 1 होगा। उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब कि वो समीकरण दो होगा, जोड़े में समीकरण होंगे। तो आप नाम को अच्छे से समझ लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, मतलब चर दो होंगे, समीकरण रैखिक होगा और जो समीकरण होंगे वो दो होंगे। ठीक है, तो देखिए हम अगर इसका डिफिनीशन देखें तो क्या होता है? ऐसे समीकरण जिसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जाता है, जहाँ ए और बी और सी एक वास्तविक संख्या तथा ए और बी दोनों शून्य नहीं हो। इसमें दो चीज़ गौर करने वाली है कि जो ए होगा और बी होगा और सी होगा, वो एक क्या होगा? आपका वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, मतलब ए बी सी एक रियल नंबर होगा, ना ही कोई आपका पूर्णांक होगा, ना कुछ ना परिमेय अपरिमेय कुछ नहीं हो सकता है। एक वास्तविक संख्या होना चाहिए तथा ए और बी, जो ए है और बी है, दोनों का मान शून्य हमको नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए भी शून्य नहीं होना चाहिए और बी भी शून्य नहीं होना चाहिए। सी शून्य हो सकता है क्योंकि सी एक अचर राशि है। ठीक है, तो ए और बी दोनों शून्य नहीं हो सकते हैं। तो अगर वैसे समीकरण रहेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर यही समीकरण दो रहेगा तो उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अब इसमें अगर हम देखें कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बहुपद में बताया था व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो वैसे ही इसका भी व्यापक रूप होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। ठीक है, ये हमारा A1, B1, C1, A2, B2, C2 ये कोई नंबर है जो कि हमारा क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, और जो एक्स वाई है ये हमारा चर मान है, चर राशि है, जहाँ A1, B1, C1, A2, B2 और C2 एक वास्तविक संख्या तथा A1, B1, A2, B2 शून्य नहीं हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बहुपद में भी बताया था कि बहुपद का जो द्विघात बहुपद है उसका ज्यामितीय रूप क्या होता है, तो उसमें एक परवलयकार आकृति आया था। ठीक है, तो हम इसमें भी देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो हम अगर इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं? 3x प्लस 4y बराबर 7। अब इसमें हम x और y दोनों का मान अगर एक एक रखते हैं तो हमारा सोल्व करने में क्या आता है? 3x प्लस 4y बराबर 7 में
3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 बराबर 7। तो इससे हमें क्या मिला कि जो हमारा बायां पक्ष है अर्थात जो LHS है वो दायां पक्ष अर्थात RHS के बराबर आ गया। तो हमारा दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर कब आया? जब x और y का मान हमने 1 लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं अतः x बराबर 1 और y बराबर 1 समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 7 का एक हल है। हल कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अगर हम समीकरण में x का मान 1 और y का मान 1 रखते हैं तो इसका जो मान होता है वो हमारा LHS और RHS के बराबर आ जाता है, अर्थात हमारा x बराबर 1 और y बराबर 1 समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात इसका एक हल है। ठीक है, इसका अर्थ है कि बिंदु 1,1 मतलब x, y यहाँ होता है, ये आपका निर्देशांक होता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो इसको हम x, y लिखते हैं। x, y कहने का मतलब कि ये x होता है आपका और ये होता है y। ठीक है, तो बिंदु x, y मतलब 1,1 समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 7 द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित होगा। इसके कहने का यहाँ ये मतलब है कि जो समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 7 का जो रेखा होगा उस रेखा पर बिंदु 1,1 स्थित होगा, द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित होगा। इसे कहने का मतलब यही है कि बिंदु 1,1 समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 7 द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित होगा। ठीक है, अर्थात समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। इसका मतलब कि अगर 3x प्लस 4y बराबर 7 अगर हम रेखा खींचते हैं तो उस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो सारे बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का मतलब ये हुआ कि जो x का मान और y का मान होगा अगर समीकरण में हम रखेंगे तो 7 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि जो इसका हल है, जो बिंदु है वो इसकी रेखा पर होगा। समीकरण का प्रत्येक हल उसके निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। ठीक है, इसका यह होता है ज्यामितीय अर्थ। और इसका ज्यामितीय अर्थ किस किस टाइप से हो सकता है आइए उसको भी देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने द्विघात बहुपद को देखा था तो उसका आया था परवल है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या कंडीशन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी रेखा की तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो समीकरणों को निरूपित करने वाली दो रेखाएं होती हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो समीकरण होते हैं। ठीक है, और उनको निरूपित करने वाली भी दो रेखाएं होती हैं। और अगर एक तल में दो रेखा दी हो तो निम्न में से केवल एक ही संभव हो सकती है। ये जो लिखे हैं इसका मतलब समझिए। एक ही तल कहने का मतलब, तल मतलब क्या होता है, जैसे कि मान चलिए कि ऐसे होता है, ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश, तो हम लोग इसको तल बोलते हैं। ये और ये मतलब इसमें 4 तल हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर एक तल में दो रेखाएं दी हों तो निम्न में से केवल एक ही संभव हो सकता है। क्या क्या संभव हो सकता है? या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दें, या तो वो दोनों रेखाएं समानांतर हों, या तो वो दोनों रेखाएं संपाती हों। संपाती कहने का मतलब कि ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा पे चले आए, मतलब जो बिंदु मिले दोनों समीकरण से वो ऐसा मिले कि वो दोनों समीकरण का बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसे हम संपाती कहते हैं। और समानांतर कहने का मतलब ये हुआ कि हम ये दोनों आपस में पैरेलल हो, मतलब जो बिंदु मिले तो उसको हम मिलाएं और मिलाकर एक रेखा खींचें तो वो जो हमारा रेखा आए उस क्या है, समानांतर चला आए। और एक होता है प्रतिच्छेदी, मतलब जो बिंदु मिले और उन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएं तो जो हमारी रेखा होगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाएगी तो उसे हम प्रतिच्छेदी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या शर्त है और कैसे कैसे हम अगर हमको समीकरण दे हमको ऐसे अगर पूछ दे कि इसकी जो रेखा होगी वो प्रतिच्छेदी होगी कि क्या होगी और इसका बीजगणितीय रूप क्या होगा, मतलब इसके हल क्या होंगे, तो उसके लिए हमारा एक कंडीशन है जिसको आप याद कर लेंगे। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर का।
इसको आपको हमेशा रट के रखना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको रट लेना है। हम एक बार समझा देते हैं लेकिन फिर भी आप इसको रट लीजिएगा। सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा और आपको इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा आपको याद रखना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है बोर्ड का। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम अगर फर्स्ट में बात करें तो एक कोई समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, हमने ये समीकरण ले लिया और हमने यहाँ पे A1 बटा में A2, B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 को लिख लिया। अगर आप बोलेंगे कि अब A1 बटा में A2 और B1 बटा में B2 ये सब कैसे हम निकालेंगे, तो हम इसको तुलना करेंगे इसके व्यापक रूप से। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप हमने आपको बताया था A1x प्लस B1y प्लस C बराबर 0। अगर आप उससे इसका तुलना कीजिएगा तो A1x मतलब यहाँ x, A1x मतलब कि a की जगह पे क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो A1 की जगह पर 1 और B1 की जगह पे क्या है, -2। B1 की जगह पर क्या है, -2, तो यहाँ -2 और C1 की जगह पर क्या है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0। और यहाँ पे देखिए A2x, तो A2 की जगह पर क्या है, 3 है और B2y, तो B2 की जगह पर क्या है, 4 है। y से तो y हो गया अपना, आपका तुलना हो गया। और B2 की जगह पर क्या आ गया, 4। और C2 की जगह पर क्या है, -20। तो वही देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं A1 बटा में A2 मतलब 1 बटा में 3, B1 बटा में B2 मतलब -2 बटा में 4, C1 बटा में C2 मतलब 0 बटा में -20। आप एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। जैसे देखिए इसका व्यापक रूप होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ हमारा समीकरण क्या दिया है, x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, तो ये देखिए x से x का तुलना कीजिएगा, ये हो गया आपका तुलना। और यहाँ A1 की जगह पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो A1 बराबर क्या हो गया आपका 1। ठीक है, यहाँ y से y का तुलना कर दिए तो जो B1 की जगह पर क्या है, तो -2, B1 की जगह पर क्या है, -2। यहाँ C कुछ नहीं है तो यहाँ 0 ले सकते हैं, तो C1 की जगह पर क्या आ गया आपका 0। ऐसे ही तुलना होता है। जिससे एक तुलना और देख लीजिए, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अगर हम एक समीकरण लेते हैं 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अगर हम इसमें तुलना करें तो x का तुलना x से करेंगे तो A2 बराबर क्या आ गया हमारा 3, y का तुलना y से करेंगे तो B2 बराबर हमारा क्या आ गया 4, और इसका C2 का तुलना करेंगे हम 20 ले तो C2 बराबर क्या आ गया -20। ये हमारा होता है तुलना करने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ से हम तुलना करेंगे और तुलना कर करके A1, A2, B1, B2 और C1, C2 का मान निकालेंगे और हम ऐसे इसको लिखेंगे। तो A1 बटा में A2 बराबर क्या आ गया, 1 बटा में 3, B1 बटा में B2 बराबर -2 बटा में 4 और C1 बटा में C2 बराबर 0 बटा में -20। ठीक है, तो अब इसको हम आगे देखते हैं। अगर हम इसके अनुपात की तुलना करें तो यहाँ पे हमारा A1 बटा में A2 1 बटा में 3 है और B1 बटा में B2 -2 बटा में 4 है। अर्थात जो हमारा A1 बटा में A2 है वो B1 बटा में B2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमने अनुपात का तुलना किया तो A1 बटा में A2 इक्वल टू नॉट B1 बटा में B2। इस साइन को हम इक्वल टू नॉट बोलते हैं। आपने हमको पहले भी बताया था, हमने आपको पहले ही बताया था कि इसको हम इक्वल टू नॉट बोलते हैं। तो A1 बटा में A2 इक्वल टू नॉट B1 बटा में B2। तो जब अगर ये कंडीशन रहेगा, जब ये स्थिति आएगी तो हमारा जो ग्राफीय रूप होगा, जो ग्राफीय निरूपण होगा, वो रेखा एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेदी करेंगी। क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेंगी। ठीक है, तो हम इसको हेडलाइट करते हैं। हमारी रेखा क्या करेंगी, प्रतिच्छेदी करेंगी। कब प्रतिच्छेदी करेंगी, जब A1 बटा में A2 B1 बटा में B2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और जो हमारा बीजगणितीय रूप होगा, जो उसका हल होगा, वो केवल एक हल मिलेगा। मतलब हमारा सिर्फ एक ही मान मिलेगा। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ऐसा हल होगा जो इन दोनों समीकरणों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इसके कहने का मतलब यही होता है, केवल एक हल का मतलब ये होता है कि इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने लायक जो हमारा हल है वो सिर्फ एक ही है। इसीलिए हम इसका जो हल है केवल एक होगा और जो रेखा होगी वो प्रतिच्छेदी होगी। कब होगी, जो A1 बटा में A2 इक्वल टू नॉट B1 बटा में B2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड पे आते हैं। तो देखिए सेकंड क्या है आपका, सेकंड में एक समीकरण दिया हुआ है और आपने फिर से तुलना किया, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना किया। तो a1x, तो x से x का तुलना हो गया और a1 की जगह पर 2 आ गया। तो देखिए a1 बटा में a2 यहाँ तुलना करना है तो 2 बटा में 4, a2 की जगह पर क्या है 4 है। यहाँ देखिए a2 की जगह पर 4 है, a1 की जगह पर 2 है। यहाँ देखिए b2 की b1 की जगह पर 3 है, b2 की जगह पर 6 है। और देखिए c2 की जगह पर -9 और c1 की जगह पर -9 और c2 की जगह पर -18। ठीक है, तो यहाँ से तुलना कर लिए। तो हम यहाँ पे a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2 को ऐसे लिख लिए। अब अगर आप गौर से देखिएगा तो a1 बटा में a2 2 बटा में 4 है, b1 बटा में b2 3 बटा में 6 है और c1 बटा में c2 9 बटा में 18 है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो अगर हम इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 बटा में 2। इसको भी कट करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1 बटा में 2 और इसको भी कट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 बटा में 2। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि जो a1 बटा में a2 है वो बराबर है b1 बटा में b2 के और b1 बटा में b2 बराबर है c1 बटा में c2 के। अर्थात इसके कहने का ये मतलब है कि हमारा a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2 जो अनुपात है, अब अगर हम इनके अनुपात का तुलना करेंगे तो ये हमारा क्या आ रहा है, तीनों बराबर आ रहा है। ठीक है, हमारा तीनों बराबर आ रहा है। तो अगर हम बराबर आएगा तो जो इसका ग्राफीय रूप होगा वो समपाती रेखा होगा। समपाती रेखा कहने का मतलब क्या होता है कि ये दोनों रेखाएं एक ही पर आएंगी। देखिए ये था हमारा समपाती रेखा का एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो ये दोनों रेखाएं एक ही पर चली आएंगी। अगर हम इनका ग्राफीय रूप बनाएंगे तो ये जो इनका ग्राफीय रूप होगा वो समपाती रेखा होगा और जो इनका हल होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल कहने का मतलब कि इनका बहुत सारा हल होगा, एक मतलब कोई एक नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे प्रतिच्छेदी में केवल एक हल ही था, लेकिन इन समीकरणों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारा हल होगा, मतलब बहुत सारा मान होगा एक्स वाई का जो इन समीकरणों को संतुष्ट करेगा। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन पे हम लगाते हैं। तो थर्ड कंडीशन में a1 बटा में a2 हम निकालिए 1 बटा में 2, b1 बटा में b2 निकालिए 2 बटा में 4 और c1 बटा में c2 निकालिए -4 बटा में -12। अगर हम इसका तुलना करते हैं तो ये हो जाएगा 1 बटा में 2 और ये हो जाएगा 1 बटा में 3। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए तो 1 बटा में 2 1 बटा में 2 दोनों बराबर है, लेकिन ये 1 बटा में 3 बराबर नहीं है। अर्थात अगर हम इसका तुलना करें, इनके अनुपातों का तुलना करें तो a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा में c2। मतलब अगर दो को बराबर हो और एक बराबर नहीं हो तो जो इनकी रेखा होगी क्या होगी, वो समानांतर होगी। जो इनकी रेखा होगी क्या होगी, समानांतर होगी। और जो इनका हल होगा वो कोई हल नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई मान नहीं होगा जो कि इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। मतलब पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी अंक हैं उसमें से कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर सकता है। अर्थात इनका कोई हल नहीं होगा। तो और जो इनकी ग्राफीय रूप होगा वो समानांतर रेखा होगा, मतलब एक दूसरे की रेखाएं समानांतर होंगी। आप बस इसको याद कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको इस सब का अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी कि हमने क्या बताया था और क्या नहीं बताया था। बस इस वीडियो में आप इसके थ्योरी को समझ लीजिए कि इसमें है क्या और क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, अब अगर हम आगे देखते हैं लास्ट में एक और चीज़ है, दो चौवाले रैखिक समीकरण के युग्म। युग्म मतलब होता है कि जोड़ा, आपको बताया था हमने। तो जो जोड़ा होगा वो संगत होगा कि असंगत होगा, कब कैसा होगा, वो हमारा डिपेंड करता है कि जो हमारा इसका ग्राफीय रूप आया है वो प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि संपाती है। अगर इसका जो ग्राफीय रूप है अगर वो प्रतिच्छेदी होता है तो जो हमारा युग्म होगा वो क्या होगा, संगत होगा। और यदि रेखा समानांतर होता है तो हमारा जो युग्म होगा वो असंगत होगा। और यदि रेखा संपाती होता है तो जो हमारा युग्म होगा वो भी संगत होगा। तो संगत दो कंडीशन में होता है, जब रेखा प्रतिच्छेदी होता है और या तो संपाती होता है। और असंगत होता है कब, जब हमारा रेखा समानांतर आता है। ठीक है, और हमने आपको यहाँ बता दिया कि कब रेखा प्रतिच्छेदी करेगा, कब समानांतर करेगा। ठीक है, अगर आपको तुलना करने में दिक्कत हो रही होगी तो हम आपको यहाँ पे एक बार फिर से तुलना करने के बता देते हैं कि समीकरण का हम कैसे तुलना करते हैं।
ठीक है। तो हम सबसे पहले जो होता है उसका व्यापक रूप उसको लिखते हैं और उसी से हम तुलना करते हैं। जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये होता है आपका व्यापक रूप। और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये भी होता है व्यापक रूप। मान चलिए एक समीकरण दिया है हमको x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, और एक समीकरण दिया है 2x प्लस 4y और माइनस 12 बराबर 0। अब हमको अगर इससे a1, b1 और c1 का मान निकालना है तो देखिए हम कैसे तुलना करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, ठीक है। तो x से तुलना कर दिए हम x का, ठीक है। यहाँ a1 की जगह पर क्या है तो एक है, तो a1 बराबर क्या हो गया, एक हो गया। यहाँ y का तुलना कर दिए हम y से, तो b1 की जगह पर क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। और यहाँ c1 की जगह पर क्या है तो माइनस का 4 है। 4 नहीं हम कहेंगे, माइनस का 4 कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और जो हमारा तुलना करने वाला है वो प्लस है, तो इसीलिए हम c1 की जगह पर माइनस का 4 लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, माइनस का 4 लेंगे। अब देखिए अगर इसमें तुलना करने को हमको बताएं क्या होगा, तो x का तुलना करेंगे x से, तो a2 बराबर आपका हो जाएगा 2, y का तुलना करेंगे y से, तो b2 बराबर आ जाएगा 4, और अगर c2 का तुलना करेंगे इससे तो ये हो जाएगा c2 बराबर माइनस का 12, ठीक है। ये हमारा तुलना करने का तरीका होता है। और आपको अभी शायद नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो इतना बार तुलना करेंगे, हम इतना बार तुलना करेंगे कि आप ऐसे ही देख के आप मतलब बता सकते हैं कि हाँ a1, a2 और b1, b2, c2 का मान क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका दो चौररेखिक समीकरण की युग्म का थ्योरी। अगर आपको थ्योरी समझ में आया तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ अगर चैनल पर नए होंगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगर हम कोई भी अपना वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए।